जय हिंद दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो क्लास 12 के लिए केमिस्ट्री है। आज हम पढ़ेंगे बेसिक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताऊंगा, आप पढ़ के चले जाना और गारंटी देता हूँ 70 में से कम आप 60 प्लस कर सकते हैं, बशर्ते जो जो मैं आपको टॉपिक बताऊं उन टॉपिक को आप फॉलो करना है और घर पे आपको अच्छी तरह से आपको याद करना है। तो वो कौन कौन से टॉपिक हैं चलिए समझते हैं। फर्स्ट केमिस्ट्री से फर्स्ट चैप्टर से हमें देखना है कौन कौन से टॉपिक हमें इम्पोर्टेंट है जो हमें एग्ज़ाम की दृष्टि से पढ़ने हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है आपके केमिस्ट्री में, सबसे जो पहला चैप्टर आता है वो है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था। ठोस अवस्थाओं में जो होने वाले दोष हैं वो आपको याद करने हैं। जो मुख्य मुख्य जो इम्पोर्टेंट हैं, एक आप कर लीजिए स्टोकियोमेट्रिक दोष। स्टोकियोमेट्रिक दोष। स्टोकियोमेट्रिक दोष, इसके कुछ बेसिक पार्ट हैं वो भी आपको याद करने हैं, जैसे फ्रैकल दोष है। फ्रैकल दोष, शॉर्टकी दोष, शॉर्टकी दोष, रिक्तका दोष, अंतरकाशी दोष, ये भी आप याद कर सकते हैं। और बी पॉइंट इसमें से याद करना है आपको नॉन स्टोकियोमेट्रिक दोष। क्या आप ध्यान रखना है? नॉन स्टोकियोमेट्रिक दोष। ये तो हो गई आपके दोषों की बात। अब इसमें से जो न्यूमेरिकल आते हैं वो ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनता है वो SC, BCC और FCC से बनता है। पहली का मतलब होता है सिंपल घनीय कोष्ठिका। सिंपल घनीय यानी कि एक कोष्ठिका होती है। दूसरी होती है अंतः केंद्रित और तीसरी जो होती है वो होती है फलक केंद्रित। यहाँ से इनकी संकुलन क्षमताएं भी पूछी जा सकती हैं। आप संकुलन क्षमता भी याद कर सकते हैं। एक की होती है 52.4%, एक की 68% और एक की 74%। ठीक है, इन्हें आप याद कर सकते हैं। संकुलन क्षमता भी आप कर सकते हैं। पेपर में कई बार एक बार ये भी पूछा गया है कि संकुलन क्षमता को निकालने के लिए भी प्रूफ पूछा गया है, तो आप इन्हें भी आप कर सकते हैं। न्यूमेरिकल की बात करें तो इन पर न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। पहली के लिए जो त्रिज्या का सूत्र होता है वो होता है RA/2, भुजा/2। एक का सूत्र जो होता है R √3/4A। इनसे आप त्रिज्या का सूत्र निकाल सकते हैं। और एक √2/4A। यहाँ R त्रिज्या है, क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ, भुजा दी होगी या कुछ भी दिया हुआ, यहाँ पर त्रिज्या का मान आप निकलवाएगा। तो ये आपके तीनों के सूत्र हैं, इन्हें आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर है? एक यहाँ से आपका जो घनत्व का क्वेश्चन है, घनत्व के टाइप का क्वेश्चन है, वो ज़्यादातर पूछा जाता है। घनत्व वाले सूत्र से आप इसे कर सकते हैं। बस पहले पार्ट में आपको इस तरह पढ़ना है, ज़्यादा कुछ आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है, आपको कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ें पढ़नी है। क्लियर है? तो पहले चैप्टर में आप इन चीज़ों को कर लीजिए क्लियर। सेकंड चैप्टर में, चैप्टर का नाम है विलयन। इसमें जो ज़्यादातर हमें चीज़ें जो इम्पोर्टेंट पढ़नी है वो पढ़नी है। सबसे पहले आप मोलरता पढ़ लीजिए। मोललता पढ़ लीजिए। मोलन्स पढ़ लीजिए। हिमांक का अवनमन, अवनमन और हिमांक का उन्नयन, अरे क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन। मोलरता, मोललता, मोलन्स, हिमांक का अवनमन और मोस्ट इंपोर्टेंट है परासरण।
प्रासरण दाब। ये 5 से 6 टॉपिक हैं आपके सेकंड चैप्टर में। इन्हीं बेस पर आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट हैं। इन्हीं बेस पर आपको जो मास्टरमाइंड है या कुछ भी हो जाए जो आपके पास हो, उनमें से आप इन क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस कर लीजिए। मोलरता और मोलरता के जो आपके परसेंटेज वाले क्वेश्चन हैं उन्हें आप ज़्यादा रिवाइज कर लीजिए। जो आपके परसेंटेज वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लो 20% HCl घुला है, 20% ये चीज़ घुली है, तो इन चीज़ों को आप ज़्यादातर याद कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तीसरे चैप्टर के जो पढ़ना है, तीसरा चैप्टर आपको पता होगा कि आपका वैद्युत रसायन। तीसरा चैप्टर आपका वैद्युत रसायन। ठीक है, इनमें से क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो आप कर लीजिए इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव कर लीजिए। मानक इलेक्ट्रोड विभव कर लीजिए। मानक इलेक्ट्रोड विभव। EMF कर लीजिए, वैद्युत वाहक बल, इसे कर लीजिए आप। आ रहा हूँ तो EMF, ठीक है, वैद्युत वाहक बल। 3-4 टॉपिक हुए हैं, और नर्नस समीकरण भी आप कर सकते हैं। समीकरण को आप याद कर सकते हैं। इसमें जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो ईस बराबर ई सेल माइनस ई सेल प्लस और ई सेल माइनस, या ई सेल बाहरी या ई सेल आंतरिक, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके 0.37 कुछ दिया होगा, इस तरीके से आपके न्यूमेरिकल आते हैं। आप याद कर लीजिए या फिर आप प्रैक्टिस कर लीजिए। मेरे चैनल पर इसकी वीडियो डली है इस पार्ट की, उनमें से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस पार्ट की न्यूमेरिकल की। अगला जो चैप्टर पढ़ना है वो इम्पोर्टेंट है आपकी रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी, इसकी जो सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हेडिंग है, जो हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो है आपकी प्रथम कोटि और शून्य कोटि। प्रथम कोटि की अभिक्रिया और भी है शून्य कोटि की अभिक्रिया। इसके अलावा कौन सी भी कोटि की आपको अभिक्रिया पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल आपको 2 ही पढ़नी है, प्रथम कोटि और शून्य कोटि की। और हाँ, इसके डेरिवेशन है, डेरिवेशन मैंने डाल दिए हैं, पहले ही डरे हुए हैं, इन्हें आप कर सकते हैं, या जो भी आप जहाँ पर पढ़े हों उस टीचरों ने आपको कराए होंगे प्रथम कोटि और शून्य कोटि के लिए डेरिवेशन। हाँ, जो न्यूमेरिकल जो बनता है वो ज़्यादातर वो शून्य कोटि पर नहीं आएगा, वो 99% केसेस में प्रथम कोटि की अभिक्रिया का ही आएगा। शून्य कोटि का तो आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा। ज़्यादातर जो न्यूमेरिकल आपको पेपर में देखने को मिलेगा वो प्रथम कोटि का ही मिलेगा, और प्रथम कोटि की अर्धायु का मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक? और हाँ, इसमें से ज़्यादातर आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस वो करनी है कि मान लीजिए T99 अभिक्रिया होने में लगा समय 10 गुना होता है T90% का। इस तरह जो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन होते हैं, इनकी बेहद आप प्रैक्टिस कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है और फंस ही जाएगा। इस तरीके से प्रूफ वाले क्वेश्चन है, मान लीजिए अर्धायु का 2 गुना होता है, अर्धायु का 10 गुना होता है, अर्धायु का 5 गुना होता है। इस तरीके से क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस ज़्यादा कर लीजिए। बस इस वाले पार्ट में से आप इन्हीं 2 चीज़ों को प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको कुछ कुछ पेपर में फंस ही जाएगा। क्लियर है? अब चलते हैं चैप्टर नंबर 5। अगला चैप्टर पढ़ना है वो पढ़ना है हमें पृष्ठ रसायन। पृष्ठ रसायन,
इसका जो मेन टॉपिक है सबसे पहला वो पढ़ना है हमें अधिशोषण। अधिशोषण बहुत सारे एक ही टाइप के ऐसे इस तरीके से हेडिंग है, अधिशोषण है, विशोषण है, शोषण है, अवशोषण है, इस तरीके से अधिशोषण है। इसके अलावा जो हेडिंग पढ़नी है हमें वो पढ़ना है अधिशोषण का सिद्धांत। अधिशोषण का सिद्धांत हमें पढ़ना है। क्लियर यहाँ तक? इन चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आपके कॉल आईडी है। कॉल आईडी से जितनी संबंधित है वो आपके इम्पोर्टेंट हैं, सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछ जाते हैं। जैसे कॉल आईडी विलयन क्या होता है, कॉल आईडी कण किसे कहते हैं, कॉलएड किसे कहते हैं। ये दूसरी बात, कॉल आईडी विलयन बनाने की विधि। कॉल आईडी विलयन बनाने की विधि आप कोई भी दो याद कर लीजिए आपके मास्टरमाइंड में से, कोई भी दो, ठीक है। कॉल आईडी बनाने की आप विधि कर सकते हैं, विधि। और इसके आपके जो आपके गुण हैं वो भी कर सकते हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं? एक तो है आपकी ब्राउनी गति, ब्राउनी गति इंपॉर्टेंट है आपकी। टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव। वैद्युत कण संचलन, वैद्युत कण संचलन। पॉइस, जो इसके गुण होते हैं इन्हें आप याद कर सकते हैं इस वाले पार्ट से। ये हेडिंग जो आपकी है वो इम्पोर्टेंट है, पिछली बार ये सब पूछा गया था, वैद्युत कण संचलन। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट है इसमें टॉपिक, स्कंदन, स्कंदन। तो फर्स्ट रसायन से आपको ये वाला टॉपिक आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। अगले चैप्टर की ओर चलते हैं। अगला चैप्टर क्या है आपका? पी ब्लॉक है। क्योंकि इससे जो आगे वाला पार्ट है वो आपको हटा दिया है इस बार। जो आपके तत्वों के प्रक्रम बनाने की विधियां हैं वो हटा दिया है, तो पी ब्लॉक में चलते हैं। पी ब्लॉक में आपके कौन कौन से टॉपिक हैं? 15, 16, 17, 18। ये आपको चार ही वर्ग छोड़े हैं। अब देखो वर्ग 15 में जो आपके नाइट्रोजन परिवार का तत्व है, नाइट्रोजन का, इसमें से आपको दो विधि पढ़नी है, दो के अलावा आपको कोई भी नहीं पढ़नी। सबसे पहली पढ़नी है आपको NH3 और HNO3। इसकी पढ़नी है आपको हैवर विधि, और इसकी पढ़नी है आपको ऑस्टवाल्ड विधि। बस, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है इसमें वर्ग 13 में। हाँ, इसके या गुणों भी आप याद कर सकते हैं, कर ले जाएं तो आप कर सकते हैं। 15 में आपको यही पढ़ना है। 16 में आप SO2 कर सकते हैं, या फिर आप O2 या O3 कर सकते हैं। ये तो बहुत सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है, याद कर जाएंगे फिर भी हो जाएगा। 17 में आप एक इम्पोर्टेंट विधि कर सकते हैं, वो है क्लोरीन बनाने की डीकन विधि। इसमें 16 में एक और विधि आती है आपकी H2SO4 बनाने की विधि। इसमें आपकी संपर्क विधि या संस्पर्श विधि होती है, किसी भी नाम से रहती है, संपर्क विधि या संस्पर्श विधि, तो इसे भी आप कर सकते हैं। वैसे हालांकि इसका हटा दिया है, या तो आप इनमें से कोई कर सकते हैं। वैसे जहाँ तक आप इन तीनों को कर लीजिए, हैबर विधि, ऑस्टवाल्ड विधि या फिर डीकन विधि को, इनमें से आपको कोई ना कोई तो आपको पेपर में फंस ही जाएगी। अक्रिय गैसों के आपको गुण पढ़ने हैं, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। अक्रिय गैसों के गुण पढ़ने हैं, या फिर जो अक्रिय गैसों के बारे में थोड़ा पूछ लिया जाता है कि हीलियम का, नियॉन का, आर्गन का, इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, किस चीज़ में किया जाता है, तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं। लास्ट चैप्टर है उपसह संयोजी। डी ब्लॉक है, इसके बाद डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक में सिर्फ आपको संक्रमण तत्वों के आपको गुण पढ़ने हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, आप बहुत सारे याद कर सकते हैं, सिर्फ गुण याद कर लीजिए संक्रमण तत्वों के, उससे काम हो जाएगा। उपसह संयोजी, इसमें से आप कर लीजिए पहला BVT सिद्धांत, इसे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहते हैं।
वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं संयोजकता आबंध सिद्धांत। जो आपका संक्रमण, जो आपका संकरण है, संकरण, इस पर आधारित ये थ्योरी है। sp2 संकरण, sp संकरण, sp3 संकरण, इस बेस पर आधारित है आपकी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो इसे आप कर सकती है इस बेस पे। और हाँ, इसके जो IUPAC नाम हैं, जो आपके लिगेंड वाले हैं, एक दंती, दो दंती, बहुदंती वाले लिगेंड के जो IUPAC नाम है वो आपके इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपके पेपर में आए तो कम से कम 4 नंबर के आएंगे, 2 नंबर का एक। तो आप लिगेंड वाले IUPAC नाम भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी आप कर सकते हैं। इन दो चीज़ों को इनमें से पढ़ जाइए। टॉपिक तो इसमें बहुत सारा है, लेकिन जो मोस्ट चीज़ है वो आपकी यही है। क्लियर है? इसे आप कर सकते हैं। और आगे अगर एक टॉपिक और पढ़ जाए तो आप कर जाइए बर्नर का सिद्धांत। बर्नर का सिद्धांत, बस ये 3 टॉपिक आप पढ़ जाइए, इससे काम हो जाएगा आपकी इस वाले पार्ट में। अब ये तो आपकी फर्स्ट केमिस्ट्री की पूरा पार्ट हो चुका है। अब चलते हैं सेकंड केमिस्ट्री में। फर्स्ट चैप्टर में सबसे पहला क्या इंपोर्टेंट है, हेलो एरिन। हेलो एरिन या हेलो एल्किन, ये पार्ट का नाम है। इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग है वो है हेलो एल्किन बनाने की विधि। हेलो एल्किन बनाने की विधि। इस तरीके से R सिंगल बॉन्ड X करके कुछ बनाया जाता है। R सिंगल बॉन्ड X जो होता है आपका, बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए R सिंगल बॉन्ड OH हो गया, प्लस इसकी क्रिया हम किसके साथ करा दें, हमें PCl3 के साथ करा दी। अब तो यहाँ बनता है R सिंगल बॉन्ड X प्लस H3PO3, इस तरीके से। तो यहाँ पर R सिंगल बॉन्ड X की इस तरीके से विधियाँ होती हैं, वो आप याद कर सकते हैं। इस पार्ट से आपको यही करना है। हाँ, एक चीज़ और करनी है, एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधि। ये 2 विधि पढ़नी है, 2 के अलावा कोई भी विधि आपको नहीं पढ़नी है पहले वाले चैप्टर में, ठीक है। दूसरा है आपका क्लोरोबेंजीन वाला। क्लोरोबेंजीन में आपको सिर्फ क्लोरोबेंजीन ही पढ़नी है, यानी बेंजीन के ऊपर Cl, इसकी बनाने की विधि हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, इस तरीके से जो रिएक्शन है वो आपकी ये रोजन इन्हें आप कर सकते हैं, ठीक है। क्लोरोबेंजीन की आपको जो सल्फोनीकरण है, हाई क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ, आयोडीन के साथ, सल्फोनीकरण H2SO4 के साथ, इन सारी विधियों को रिएक्शनों को आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अब चलते हैं अल्कोहल वाले पार्ट में। अल्कोहल वाले पार्ट में हमें 2 चीज़ पढ़नी है। एक तो आप C2H5OH पढ़ सकते हैं और एक आप फिनॉल पढ़ सकते हैं। बेंजीन के ऊपर जो OH लगा होता है उसे क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। इनके 1-2 आप बनाने की विधि पढ़ लीजिए और 2-3 आपके रासायनिक गुण पढ़ लीजिए, इनसे काम हो जाएगा आपके सेकंड चैप्टर में। तीसरा आपका एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में वैसे मोस्ट इंपोर्टेंट 2 हैं, SCHO फॉर्मल्डिहाइड और एल्डिहाइड CH3CHO। ज़्यादा रखे जो इंपॉर्टेंट है वो आपका CH3CHO है। इसी के बनाने की विधि और इसी के आपके रासायनिक गुण हैं। तो इसी आप टॉपिक कर लीजिए। 2-3-4-5 जो आपके रासायनिक गुण हैं उन्हें आप कर लीजिए और इसकी 1-2 बनाने की विधि की आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अगला चैप्टर चलते हैं आप कीटोन की ओर। कीटोन में केवल आपको एक ही पढ़ना है, CH3COCH3। इसी के बनाने की विधि और इसी के रासायनिक गुण पढ़ने हैं हमें। 2 विधि पढ़ लीजिए आप और 2-3 इसके रासायनिक गुण आप प्रैक्टिस कर लीजिए, इससे काम हो जाएगा कीटोन में। अगला है आपका कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक CaOH। इसमें तो आप एक कर लीजिए आप एसिटिक अम्ल CH3COOH और एक कर लीजिए आप बेंजीन के ऊपर COOH, ठीक है।
दो ही कर लीजिए, दो के अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। वैसे जहाँ तक आपको इम्पोर्ट करना है वो आपको एसिटिक अम्ल की प्रैक्टिस करनी है और इसी के बनाने की विधि के गुण पढ़ने हैं। हाँ, एक और आता है नाइट्रोजन युक्त परिवार, नाइट्रोजन के यौगिक। इसमें आपका एक टॉपिक है आपका C2H5NH2, एथिल एमीन बनाने की विधि, जो पिछली बार पूछी गई थी 22 में। एथिल एमीन बनाने की विधि ये पिछली बार पूछी गई थी, पूछा गया था दो विधि, दो इसके बनाने की विधि और 2-3 इसके रासायनिक समीकरण पूछे गए थे 5 नंबर के आसपास। तो इसे आप कर सकते हैं। तो ये सो आपका जो पूरा टॉपिक है क्लियर हो जाता है आपकी विधियों का यहाँ तक। यहाँ से आप क्या आता है जैवअणु। जैवअणु में आपके बहुत सारी चीज़ें हैं, 2-3 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं जैवअणु में। सबसे पहले रखिए कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में हमें दो ही चीज़ पढ़नी है, दो के अलावा तीसरी को हाथ नहीं लगाना है। एक पढ़ना है हमें ग्लूकोज और एक हमें पढ़ना है फ्रक्टोस। इन दो चीज़ों को पढ़ना है। इन्हें कि आप देखो बनाने की विधि तो दोनों की सेम है, एक ही याद कर लीजिए, दोनों की सेम हो जाएंगी, सूत्र भी वही है, सब कुछ वही है, बस उनके थोड़ा नाम चेंज है, बाकी आप याद कर सकते हैं। एक तो इनकी बनाने की जो विधि है वो आपको सुक्रोज से है। सुक्रोज में जब जल में लाते हैं तो दोनों क्या बनते हैं, ग्लूकोज फ्रक्टोज बनते हैं, दोनों के लिए कॉमन है, तो उसकी बनाने की विधि तो आसान है। लेकिन इसके जो रासायनिक गुण हैं वो याद कर लीजिए, आता ही आता है पेपर में। बाकी बात आपकी प्रोटीन्स हैं और आपकी विटामिन। विटामिनों के आप रासायनिक नाम इम्पोर्टेंट हैं। जैसे विटामिन ए का नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का नाम है, विटामिन डी का नाम। इन्हें आप विटामिन के जो आपके केमिकल नेम है उन्हें आप याद कर सकते हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। और प्रोटीन कर सकते हैं। और जैवअणु में एक चीज़ और कर लेना आप, डीएनए और आरएनए। इन टॉपिकों को आप अगर मान लीजिए 24 घंटा में या आधा घंटा में 2 दिन पहले आप इन टॉपिकों को आप स्पीड के साथ रिवाइज कर सकते हैं, तो मुझे उम्मीद है अगर इन्हें याद कर लेंगे तो आपको 60+ आपको नंबर आ जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगले वीडियो में आपको जो मोस्ट चीज़ें हैं उनकी प्रैक्टिस करा देंगे। यहाँ पर आज जो हमें बेसिक टॉपिक है पता चल जाएगा आपको क्या क्या पढ़ना है, और स्पीड से हमें फालतू चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रख लीजिए, जो आपकी नाम वाली रिएक्शन है जैसे हुंड स्टिकर है, राइमन टीमन है, फुंड पोर्टस है, इन नाम वाली रिएक्शनों की 10-20 की आप प्रैक्टिस कर लीजिए। 4 से 5 रिएक्शन आपकी पेपर में 100% फंस जाएंगी जो नाम वाली रिएक्शन है। क्लियर है यहाँ तक टॉपिक?